नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल देव प्रथमा क्लासेस के YouTube चैनल पे आपका स्वागत एवं हार्दिक एवं अभिनंदन स्वागत करता हूं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं जो अनुसूची थी। अनुसूची में जो पहले पार्ट में था, मैंने जो था कि जो बढ़े हुए पार्ट थे मैंने उसके बारे में बताया। ठीक है, बढ़ा हुआ पार्ट हमको लगता है कि आप लोगों को पता होगा और अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। उसको रिसेंटली केयरफुली जो है कि सुनिए और एक बार फिर से दोहराने की कोशिश कीजिए। पहले हम लोग बढ़े हुए 4 अनुच्छेदों को दोहरा लेंगे और उसके बाद से जो आगे के अनुच्छेद हैं, जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो एक बार समराइज कर लेते हैं। और हाँ दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा, इस समय महामारी का दौर चल रहा है। जहाँ भी हैं आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और बाहर निकलने से पहले मास्क जरूर पहनें। ठीक है, इस समय कठिन दौर है, थोड़ा आप अपने से और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए ये सब ख्याल रखें। जैसे ही ये कठिन दौर शुरू खत्म हो जाएंगे, पुनः जो पुराने दौर हैं, जो अच्छे से नए दौर हैं, वो क्या हो जाएंगे, आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये भी जानिएगा कि जैसे ही ये कोरोना काल खत्म होगा, उसके बाद से वैकेंसियों की भरमार लग जाएगी। ठीक है, तो आप इस विचार में मत बैठिए, इस सोच में मत बैठिए कि कोरोना खत्म होगा तो हम तैयारी करेंगे, या कोरोना चल रहा है तो अभी हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम घर में रहें। घर में ही रहिए, लेकिन अपनी पढ़ाई को निरंतर आयाम दीजिए। देखिए दोस्तों, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। घर में रहना है, पढ़ना है, खाना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि अपने घर में रहिए। जब आवश्यक काम हो तभी घर से बाहर निकलिए, अन्यथा कोई ज़रूरत घर से बाहर निकलने की नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, फिर से हम लोग चलते हैं अपने शेड्यूल पर। तो हम बता चुके हैं कि पहले वाला जो पार्ट मेरा अनुसूची का आया था, मैंने उसमें बताया कि जो मूल संविधान था, मूल संविधान में केवल 8वीं अनुसूची का उल्लेख था। उसके बाद से 4 अनुसूचियां बढ़ाई गई, और 4 अनुसूचियां कौन कौन सी बढ़ाई गई, तो 9वीं अनुसूची बढ़ाई गई। ठीक है, 10वीं अनुसूची बढ़ाई गई, अनुसूची बढ़ाई गई, 10वीं अनुसूची बढ़ाई गई। ठीक है, 11वीं अनुसूची बढ़ाई गई, 12वीं अनुसूची बढ़ाई गई। यही 4 अनुसूचियों को क्या किया गया, बढ़ाया गया। ठीक है ना, अब इन्हीं 4 अनुसूचियों को बढ़ाया गया। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, तो पहला संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था बताइए आप लोग, पहला संविधान संशोधन 1951 के अनुसार 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 52वें संविधान संशोधन, संविधान संशोधन जो है 1985 के तहत जो है कि 10वीं अनुसूची को बढ़ाया गया। और 73वें संविधान संशोधन 1992 में जो है कि 11वीं अनुसूची को बढ़ाया गया। और उसके बाद से 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत 12वीं अनुसूची को क्या कर दिया गया, जोड़ा गया। इन्हीं अनुसूचियों के बाद, जोड़ने के बाद, वर्तमान संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हो गई। कुल 12 अनुसूचियां क्या हो गई वर्तमान संविधान में। ठीक है, तो ये बढ़े हुए संविधान अनुसूचियां थी। आइए अब हम देखते हैं शुरू से कि पहली अनुसूची क्या है। ठीक है, चलिए। बहुत इंपॉर्टेंट अनुसूची है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में भी मैंने बोला था कि इंपॉर्टेंट बहुत है और इसको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। जहां भी न समझ में आए पॉज कीजिए वीडियो, पॉज करने के बाद जो लिखा हो उसको ध्यान से देखिए, और जरूरत हो तो उसको अपने कॉपी में जरूर नोट्स कीजिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहली अनुसूची क्या कहता है। तो यहां से देखते हैं प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची, ठीक है ना, प्रथम अनुसूची। तो प्रथम अनुसूची कहता है संघ और राज्य क्षेत्र। क्या कहता है, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। संघ क्या था, यहाँ पर लिखिए, संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। पहली अनुसूची में क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। ठीक है, जिसके अंतर्गत
जिसके अंतर्गत भारत में कुल 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने प्रदेश हैं? 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपको पता होगा कि 31 अक्टूबर 2019 में, ठीक है ना, 31 अक्टूबर 2019 से पहले भारत के राज्यों की संख्या 29 और केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? 7 थे। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर राज्य का क्या कर दिया गया? विघटन कर दिया गया। किस राज्य का विघटन किया गया? तो जम्मू कश्मीर राज्य का विघटन किया गया। राज्य का विघटन कर दिया गया, कश्मीर राज्य का विघटन किया गया। और कश्मीर राज्य के विघटन से 2 नए राज्य बने। एक आपका बना जम्मू कश्मीर और दूसरा आपका लद्दाख। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना। ठीक है, ये क्या बन गए? संघ शासित क्षेत्र बन गए। इसलिए संघ शासित क्षेत्रों की संख्या कितनी हो गई? 9 हो गई। और 31 अक्टूबर 2019 से पहले राज्यों की संख्या 29 थी। क्योंकि जम्मू कश्मीर का विघटन हो गया तो राज्यों की संख्या कितनी हो गई? 28 हो गई। समझ गए? तो पहली अनुसूची में क्या बोला गया? संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत भारत में कुल 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने प्रदेश हैं? 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये बोला गया है दोस्तों कि जब भी किसी भी राज्य के भौगोलिक स्थिति में, क्या बोला गया है? जब भी किसी राज्य के भौगोलिक स्थिति में परिवर्तन होगा, उसके क्षेत्र में परिवर्तन किया जाएगा, तो उसका प्रभाव जो है वो संविधान के प्रथम अनुसूची में पड़ेगा। किस पे पड़ेगा? उसका प्रभाव संविधान के प्रथम अनुसूची पर पड़ेगा। तो राज्यों से रिलेटेड उनकी सीमाओं में परिवर्तन अगर किया जाता है तो इसका प्रभाव अनुसूची प्रथम पर पड़ता है। ठीक है, उम्मीद है कि यह अनुसूची आपको समझ में आई होगी। चलिए आइए देखते हैं दूसरी अनुसूची क्या कहता है। दूसरी अनुसूची के बारे में तो यहां पर लिखिए दूसरी अनुसूची क्या कहता है। तो यहां लिखिए दूसरी अनुसूची। ठीक है, दूसरी अनुसूची। तो दूसरी अनुसूची एक बार मैं बोल दे रहा हूं, फिर मैं बोर्ड पर लिखूंगा। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के वेतन, पेंशन और भत्ते का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। एक बार फिर से सुनिए। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के वेतन, भत्ते, पेंशन का उल्लेख किया गया है। और संवैधानिक पद किसका होता है? तो संवैधानिक पद आपके राष्ट्रपति का होता है, ठीक है, राज्यपाल का होता है, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश का होता है तथा अन्य न्यायाधीशों का होता है। उसके बाद से लोकसभा अध्यक्ष का होता है, लोकसभा उपाध्यक्ष का होता है। राज्य में विधान परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का, विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का होता है। विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का होता है। उसके बाद वित्त आयोग के अध्यक्ष होते हैं, कैग के अध्यक्ष होते हैं, उनके सदस्य होते हैं, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष तथा उनके सदस्य होते हैं। ऐसे बहुत लोग जो संवैधानिक पदों पर आसीन है, मतलब जिनका उल्लेख, जिनके पद का उल्लेख किसमें है? भारतीय संविधान में है। उनको वेतन जो दिया जाएगा वो वेतन किस अनुसूची के अंतर्गत दिया जाएगा? तो दूसरी अनुसूची के अंतर्गत दिया जाएगा। देखिए यहां लिखता हूं मैं, भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत, राज्य व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न संवैधानिक पद
यहाँ पर देखिए संवैधानिक पद, संवैधानिक किसे कहते हैं? जिनका उल्लेख संविधान में हो उन्हें संवैधानिक कहते हैं। तो अंतर्गत विभिन्न संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के वेतन, ठीक है, भत्ते तथा पेंशन का उल्लेख किया गया है। पेंशन का उल्लेख किया गया है। अब संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति कौन है? तो जैसे यहाँ लिखिए, जैसे हम नीचे लिखते जाएंगे, आप देखते रहिएगा। जैसे भारत का राष्ट्रपति, ठीक है, उसके बाद से राज्यपाल, उसके बाद से राज्यसभा का सभापति, ठीक है, तथा उपसभापति, ठीक है, राज्यपाल का राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति। उसके बाद से लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। उसके बाद से उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश, ठीक है, अन्य न्यायाधीश। उसके बाद से उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश। उसके बाद से राज्य विधानसभा के, ठीक है, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, ठीक है। उसके बाद से राज्य विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति, ठीक है। इसके बाद से राज्य उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश, ठीक है। इसके बाद से मैं यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है, अन्य न्यायाधीश। उसके बाद से कौन बचा? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य, ठीक है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य, ठीक है। उसके बाद से निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य, ठीक है। और भी बहुत लोग हैं, जैसे कि इसके बाद से अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य, ठीक है ना। इन सभी को वेतन, पेंशन और भत्ता जो है वो किस शेड्यूल के अनुसार प्राप्त होता है? तो दूसरी अनुसूची के अनुसार। देखते रहिए, ध्यान से सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट लोग हैं उनको यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, लिख दिया है। हो सकता है कि बस इसी में से, और ज्यादातर क्वेश्चन में इसी से पूछा जाता है।
ज्यादा डिटेल में नहीं, ज्यादा अंदर में नहीं, जितना लिखाया गया है बोर्ड पर आप इसको तुरंत नोट कर लीजिए। 1 मिनट का वीडियो पॉज करके इसको तुरंत नोट कीजिए, क्योंकि इतने ही लोगों को पूछा जाता है। एक बात और मैं बताऊंगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर देखिए भारत के राष्ट्रपति की बात तो की गई है, लेकिन भारत के उपराष्ट्रपति के वेतन, पेंशन और भत्ते के बारे में बात नहीं की गई है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारत के उपराष्ट्रपति को वेतन, पेंशन और भत्ते नहीं मिलते हैं। मिलते हैं। किस शेड्यूल में मिलते हैं? तो कैसे मिलते हैं? तो देखिए यहाँ पर लिखा है राज्यसभा का सभापति, तो भारत के उपराष्ट्रपति को वेतन राज्यसभा का सभापति होने के नाते मिलता है। समझ गए? राज्यसभा का सभापति होने के नाते उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है। क्यों ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उपराष्ट्रपति का अपने पद पर कोई संवैधानिक काम नहीं होता है। उपराष्ट्रपति का संवैधानिक काम क्या होता है? जब राष्ट्रपति अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति द्वारा किया गया कार्य जो होगा वो कौन कर, राष्ट्रपति का जो कार्य होगा वो कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। तो जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करेगा तो उसको राष्ट्रपति के पद का वेतन मिलेगा। ठीक है, इसलिए उपराष्ट्रपति को जब भी वेतन दिया जाता है तो राज्यसभा का सभापति होने के नाते दिया जाता है। अब कुछ लोगों के मन में आता है कि राज्यसभा की बैठकें होती हैं, कभी कभी बैठकें नहीं होती हैं, तो उनको फिक्स सैलरी कैसे मिलती है? तो मैं बात बता दूं दोस्तों, राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है, वो कभी भी विघटित। चलिए, तो राज्यसभा का जो सभापति होता है उसको, उपराष्ट्रपति को, उसको उसी पद का वेतन मिलता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है दोस्तों, ये मानिएगा। और जब राज्यसभा स्थायी सदन होता है तो एक फिक्स सैलरी राज्यसभा के सभापति की क्या होती है? बनती है। तो एक बार फिर से देखते हैं दूसरी अनुसूची में भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के वेतन, पेंशन और भत्ते के बारे में उल्लेख किया गया है। और कितने लोग के? भारत के उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति तथा उपसभापति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश, उधर वित्त आयोग के अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, इतने लोगों को शेड्यूल 2 के अनुसार वेतन, भत्ते और पेंशन दिया जाता है। उम्मीद है कि ये भी अनुसूची आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई, कोई चिंता की बात नहीं है। जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा मैं 2 मिनट में आपको एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, आपको पूरा 12 अनुसूची तैयार हो जाएगा। इसलिए चिंता करने की बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। अगर अनुसूची तैयार हो जाएगा तो आपका 2 नंबर का सॉलिड क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, चाहे वो रेलवे का ग्रुप डी हो, चाहे कोई पीसीएस का पेपर कोई ना हो, किसी न किसी में एक में निश्चित शेड्यूल से क्वेश्चंस आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये जानिएगा। हर एग्जाम में से क्वेश्चन आएगा। हो सकता है कि हिस्ट्री से क्वेश्चन ना आए, ज्योग्राफी से क्वेश्चन ना आए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इस पे ध्यान दीजिएगा जरूर आप। ठीक है, तो आइए देखते हैं तीसरी अनुसूची। ठीक है, गुरु जी पॉज करता हूँ। चलिए, तो आइए देखते हैं तीसरी अनुसूची क्या कहता है। तो तीसरी अनुसूची, ठीक है, तीसरी अनुसूची में बोला गया है, तीसरी अनुसूची में देखा जाए तो फिर से वही लिखेंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के पद के समय ली जाने वाली शपथ ग्रहण का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? पद के समय ली जाने वाली शपथ ग्रहण का उल्लेख है। किस अनुसूची में? तीसरी अनुसूची में। तो लिखते हैं यहाँ पर, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न 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 संवैधानिक पदों पर आसीन
विभिन्न संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ पद तथा गोपनीयता, ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है। शपथ का उल्लेख क्या किया गया है किसमें किया गया है? तो भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ ग्रहण का उल्लेख किया गया है। अब शपथ कौन कौन लेता है तो आपको बता दूं, यहाँ पर लिखिए मंत्री। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? मंत्री। इसमें मंत्री में सभी मंत्री आ जाएंगे, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो नहीं आएगा, ठीक है ना। मंत्री, ठीक है। मंत्री के बाद से आएंगे, मंत्री के बाद से उच्चतम न्यायालय के, ठीक है ना, ये संघ के मंत्री भी होंगे, ठीक है, और राज्य के भी मंत्री होंगे। तो दोनों तरह के मंत्री, जो भी मंत्री होंगे वो शेड्यूल 3 ही के तहत शपथ लेंगे। उसके बाद से उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश। उसके बाद से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश, ठीक है। इसके बाद से वित्त आयोग के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, ठीक है, वित्त आयोग के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, ठीक है। उसके बाद से वित्त आयोग के बाद से लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा उसके सदस्य, ठीक है। उसके बाद से आप लिख सकते हैं अल्पसंख्यक निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, आयोग के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, ठीक है ना। देखिए तीसरी अनुसूची में किनके शपथ का उल्लेख किया गया है तो मंत्री, किस प्रकार के मंत्री? संघ के मंत्री या राज्य के मंत्री, जो भी मंत्री होंगे सभी मंत्री जो हैं वो शेड्यूल 3 के तहत अपना शपथ लेते हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश, वित्त आयोग के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष आदि बहुत से ऐसे लोग हैं जो शेड्यूल 3 के तहत शपथ लेते हैं। देखिए एक बात मैं बता दूं, बहुत लोगों को पता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल शेड्यूल 3 के तहत शपथ नहीं लेते हैं। उनका अलग से प्रारूप बनाया गया है, उनका अलग से आर्टिकल दिया गया है। जैसे कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 के अनुसार अपना शपथ लेता है, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 के अनुसार अपना शपथ लेता है, और राज्यों का जो राज्यपाल होता है वो अनुच्छेद 159 के तहत अपना शपथ लेता है, ठीक है। इसको अगर नोट कर लिए हो तो मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद से एक नोट करके आप लिख सकते हैं अपने इजी वे में कॉपी में बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख दे रहे हैं नोट, NOTE नोट, ठीक है। नोट में बोला गया कि भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 के अनुसार, ठीक है,
भारत का उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 के अनुसार तथा राज्यपाल अनुच्छेद 159 के अनुसार पद गोपनीयता की शपथ लेते हैं। अपनी पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। गोपनीयता की क्या लेते हैं? शपथ लेते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल शेड्यूल 3 के तहत शपथ नहीं लेते हैं, ये अनुच्छेद के तहत शपथ लेते हैं। अनुच्छेद 60 से राष्ट्रपति, 69 में उपराष्ट्रपति और 159 में कौन लेता है? राज्यों का राज्यपाल। ठीक है, ये तीसरी अनुसूची थी। आइए देखते हैं चौथी अनुसूची। ठीक है, चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची, तो चौथी अनुसूची देखते हैं। चौथी अनुसूची में बोला गया है भारत राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है ना, राज्यसभा में सीटों का आवंटन किसमें? चौथी अनुसूची में क्या बोला गया है? राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व या इसको बोल सकते हैं या राज्यसभा में सीटों का आवंटन राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है, ये है आपका चौथी अनुसूची। बहुत बड़ी अनुसूची नहीं है। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व या राज्यसभा में सीटों का आवंटन। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? सबको पता होगा, जनरली छोटी सी क्वेश्चन है। तो 31 सीट जो है उत्तर प्रदेश का राज्यसभा में है। तो चौथी अनुसूची में आपने क्या देखा? राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व, ठीक है, या राज्यसभा में सीटों का क्या किया गया है? आवंटन किया गया है। ठीक है, आइए पांचवी अनुसूची देखते हैं। ठीक है ना, पांचवी अनुसूची में बोला गया है इस अनुसूची के अंतर्गत भारत के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के न्याय प्रशासन की व्यवस्था कौन करेगी? संघ सरकार करेगी। किसका? अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के न्याय प्रशासन की व्यवस्था का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो पांचवी अनुसूची में। तो लिखिएगा इस अनुसूची के अंतर्गत, इस अनुसूची के अंतर्गत, ठीक है, संघ सरकार अनुसूचित जाति यानी कि एससी, ठीक है, तथा अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी, ठीक है, अनुसूचित जाति यानी एससी तथा अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के न्याय प्रशासन की व्यवस्था कौन करेगा? संघ सरकार करेगी। इस अनुसूची के अंतर्गत संघ सरकार अनुसूचित जाति तथा जनजाति के न्याय प्रशासन की व्यवस्था करेगी। किसकी व्यवस्था करेगी?
तो अनुसूचित जाति के न्याय प्रशासन की व्यवस्था करेगी। ठीक है, ये रहा आपका 5वीं अनुसूची। ठीक है, 5वीं अनुसूची। 6वीं अनुसूची, ठीक है, तो 6वीं अनुसूची में क्या बोला गया है? भारतीय संविधान के 6वीं अनुसूची में जो है कि असम, मेघालय त्रिपुरा तथा मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के एसटी, ठीक है ना, एसटी का मतलब अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति के न्याय प्रशासन की व्यवस्था, अनुसूचित जाति तथा जनजाति के न्याय प्रशासन की व्यवस्था कौन करेगी? संघ सरकार करेगी, संघ सरकार करेगी। ठीक है ना, कौन कौन से? तो 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 राज्यों के अनुसूचित जनजाति के न्याय प्रशासन की व्यवस्था कौन करेगी? तो संघ सरकार करेगी। 5वीं में केवल SC ST और 6वीं में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में ST जनजाति के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, आइए अगली अनुसूची देखते हैं, 7वीं अनुसूची। चलिए आइए देखते हैं 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची, ठीक है, 7वीं अनुसूची में क्या कहा गया है? तो 7वीं अनुसूची में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का क्या किया गया है? पृथक्करण किया गया है। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का पृथक्करण किया गया है, जिसके अंतर्गत 3 सूचियां दी गई हैं। कौन कौन सी सूची दी गई है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तो आइए देखते हैं 7वीं अनुसूची। इसके अंतर्गत ठीक है, केंद्र एवं राज्यों के बीच, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का पृथक्करण किया गया है। पृथक्करण का मतलब बंटवारा किया गया है, बंटवारा किया गया है, जिसके अंदर शक्तियों का क्या किया गया? पृथक्करण किया गया है, बंटवारा किया गया है। इस अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियां बनाई गई हैं, 3 सूचियां, ठीक है, 3 सूचियों का उल्लेख है जो निम्न है। ठीक है ना, क्या है? जो निम्न है। कौन कौन से हैं? तो आइए देखते हैं। पहला है आपका संघ सूची, दूसरा है आपका राज्य सूची और तीसरा है आपका समवर्ती सूची। तीसरा आपका क्या है? समवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची क्या है? तो संघ सूची के विषयों पर नियम बनाने का अधिकार किसके पास होगा? केवल और केवल केंद्र के पास होगा, संघ के पास होगा। राज्य सरकार इस पे नियम नहीं बनाएगी। तो यहाँ पर लिख लीजिए, संघ सूची के विषयों पर, संघ सूची के विषयों पर नियम बनाने का अधिकार, नियम बनाने का अधिकार, नियम बनाने का अधिकार किसे दिया गया है? नियम बनाने का अधिकार केंद्र को दिया गया है, यानी केंद्र का मतलब संघ को दिया गया है। राज्य सरकार इस पर नियम नहीं बना सकती है। राज्य सरकार संघ सूची के विषयों पर नियम नहीं बना सकती है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, और संघ सूची में कितने विषयों का उल्लेख है? तो पहले संघ सूची में, मतलब पहले संघ सूची में कुल 97 विषय थे। कितने विषय थे? 97, कुल 97 विषय थे।
लेकिन वर्तमान समय में, लेकिन अब कुल 100 विषय हो गए हैं, ठीक है ना। अब कुल कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। तो संघ सूची का विषय जो हो आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कितने विषय संघ सूची में है। 2-3 विषयों के नाम बताइएगा, ठीक है। जैसे मैं बता दे रहा हूँ, संघ सूची विषय में रेलवे है, उड्डयन विभाग है, बैंकिंग है, शेयर मार्केट है, सुरक्षा है, रक्षा है, ये सब जो चीजें हैं वो संघ सूची में है। इसमें राज्य सरकार कोई भी नियम नहीं बना सकती है, ठीक है। आइए दूसरी सूची देखते हैं। तो दूसरी सूची है जिसको बोला गया है राज्य सूची। दूसरी सूची कौन सी है? राज्य सूची है। राज्य सूची के विषयों पर नियम बनाने का अधिकार किसके पास होगा? राज्य सूची के विषयों पर नियम बनाने का अधिकार केवल और केवल राज्य के पास होगा। राज्य सूची यहां पर लिखते हैं, राज्य सूची। तो राज्य सूची के विषयों पर, राज्य सूची के विषयों पर नियम बनाने का अधिकार, बनाने का अधिकार, ठीक है। राज्य सूची के विषयों पर नियम बनाने का अधिकार किसके पास होगा? राज्य के पास होगा, राज्य के पास है, ठीक है। केंद्र सरकार इसमें नियम नहीं बना सकती है। केंद्र सरकार राज्य सूची के विषयों पर नियम नहीं बना सकती है, नियम नहीं बना सकती है। लेकिन राष्ट्रपति के स्वीकृति के बाद अगर केंद्र सरकार चाहे तो राज्य सूची के किसी विषय पर नियम बना सकती है, ठीक है। लेकिन उसके लिए स्पेशल प्रक्रिया करनी पड़ेगी, इसलिए देखते हैं, ठीक है। तो राज्य सूची के विषयों की कुल संख्या कितनी थी? तो पहले राज्य सूची में कुल 66 विषय थे। राज्य सूची में कुल कितने विषय थे? 66 विषय थे, 66 विषय थे। लेकिन वर्तमान समय में कुल 61 विषय हो गए हैं, 61 विषय हो गए हैं, ठीक है ना। कितने विषय थे? पहले 66 विषय थे, अब कितने हो गए? 61 विषय हो गए। 61 विषय क्या क्या है? तो देखिए आपका पुलिस, ठीक है, यह राज्य सूची का विषय है। मेला कर, ये भी राज्य सूची का विषय है। सेतु कर, ये भी राज्य सूची का विषय है। लोक निर्माण विभाग, ये भी राज्य सूची का ही क्या है? विषय है, ठीक है। तो कुल 66 विषयों का उल्लेख किया गया है, लेकिन 66 विषय थे पहले, लेकिन अब कितने हो गए हैं? 61, ठीक है। आइए तीसरी अनुसूची देखते हैं, समवर्ती अनुसूची, समवर्ती सूची, अनुसूची नहीं सूची, ठीक है। तो तीसरी सूची है जिसको बोलते हैं हम लोग समवर्ती सूची, ठीक है, समवर्ती सूची, ठीक है। समवर्ती सूची क्या है? तो समवर्ती सूची में क्या बोला गया है कि इस सूची के विषयों पर, इस सूची के विषयों पर नियम बनाने का अधिकार केंद्र एवं राज्य दोनों के पास है। केंद्र एवं राज्य दोनों के पास है, केंद्र एवं राज्य दोनों के पास है, ठीक है ना। समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र भी नियम बना सकती है, राज्य भी नियम बना सकती है। लेकिन कोई ऐसा स्पेशल केस हो जिसमें केंद्र द्वारा बनाए गए नियमों पर और राज्य द्वारा बनाए गए नियमों में कंट्राडिक्शन हो, यानी केंद्र द्वारा बनाए गए नियम और राज्य द्वारा बनाए गए नियमों में टकराव की स्थिति उत्पन्न होती हो, तो ऐसे समय में राज्य द्वारा बनाए गए नियम शून्य हो जाएंगे और केंद्र द्वारा बनाए गए नियम ही क्या होंगे? प्रभावी होंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए, अगर किसी विषय पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर नियम बनाते हैं और दोनों के नियमों में हितों का टकराव होता है, तो ऐसी स्थिति में संघ यानी केंद्र के नियम लागू होंगे, राज्य के नियम क्या हो जाएंगे? शून्य हो जाएंगे, ठीक है।
तो पहले समवर्ती सूची में, ठीक है ना, पहले समवर्ती सूची में 47 विषय थे, ठीक है ना, पहले समवर्ती सूची में 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान समय में अब इस अनुसूची में कुल कितने विषय हो गए हैं? 52 विषय हैं दोस्तों। राज्य सूची से जो 5 विषय घटाए गए थे उसको किसमें जोड़ दिया गया है? समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया है। तो इस प्रकार से समवर्ती सूची में कुल विषयों की संख्या कितनी है? 52 है। समवर्ती सूची में जैसे जनसंख्या, शिक्षा, रोजगार, ठीक है ना, ये सब क्या है? स्वास्थ्य, ये सब क्या है? समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। आइए 7वीं 8वीं अनुसूची देखते हैं। तो आइए 8वीं अनुसूची देखते हैं। 8वीं अनुसूची, ठीक है ना। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। कितने भाषाओं का उल्लेख है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितने भाषाओं का उल्लेख है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख है, ठीक है ना। जब संविधान निर्माण हुआ था तो उस समय कुल कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी, यानी कि 26 जनवरी 1950 को कुल कितनी भाषा थी? 14 भाषाएं थी, ठीक है। लेकिन क्या किया गया? 1967 में 1967 में, ठीक है, सिंधी भाषा को, ठीक है, सिंधी भाषा को 15वें भाषा के रूप में, 15वें भाषा के रूप में अनुसूची, 15वें भाषा के रूप में अनुसूची 8 में क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया, ठीक है ना, जोड़ दिया गया। उसके बाद से 1992 में, ठीक है ना, कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को 1992 में फिर से 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। उसके बाद से सन 2003 में, ठीक है ना, 2003 और 4 में 4 भाषाओं को और जोड़ा गया। कौन कौन सी थी? तो मैथिली, संथाली, ठीक है, डोंगरी तथा बोडो को, ठीक है ना, डोंगरी तथा बोडो को क्या कर दिया गया? 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। इस प्रकार से वर्तमान समय में कितनी भाषाएं हो गई? 22 भाषाएं हो गई, ठीक है ना। 2003-4 में मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो को जोड़ा गया। तो अगर पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में जुड़ने वाली सबसे आखिरी भाषा कौन सी थी? तो बोडो। और पहली भाषा कौन सी थी, यानी 15वीं भाषा कौन सी थी? सिंधी, ठीक है। तो ये रहा भारतीय संविधान के अनुसूची। आने वाले अगले लेक्चर में जो है कि मैं अनुसूची से कुछ क्वेश्चंस और उसका शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर यह वीडियो आपको मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को प्रथमा चैनल पे जाके, प्रथमा चैनल के यूट्यूब के चैनल पे जाके लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इसकी हमें आपकी बड़ी आवश्यकता है, ठीक है। धन्यवाद।